नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो 38वां क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। सूची मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सीधा आंसर की ओर चलते हैं। प्रोफेसर डी के करवे, इनका संबंध किस चीज़ से है? सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन से है। JED बेथुन, ये कौन थे? कलकत्ता में कन्या विद्यालय है, इनकी स्थापना इन्होंने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और BM मालाबारी कौन थे? बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। इनको जो भी घटनाएं हैं काला कानून अनुसार लगाना है इनको हमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं कैसे हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना, जैसे कि मैंने साइड में लिख दिया, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। चिटगांव शस्त्रागार छापा जो था वो 1930 में हुई थी ये घटना। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो हुई थी 1914 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड जो हुआ था 1929 में हुआ था। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले विकल्प ए आएगा, फिर विकल्प सी आएगा, और फिर विकल्प डी आएगा, और फिर विकल्प बी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो था ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ था आयोग ने। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? जबकि ऐसा कोई संगठन हमने इतिहास में आज तक देखा ही नहीं है। लिखा भी हुआ है इसमें कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेसी यूनियन के संस्थापक का नाम पूछा गया है, जबकि इतिहास में इस प्रकार के कोई संस्था मौजूद नहीं थी। हालांकि आयोग ने जो है इसका उत्तर बी माना था। तो देख लेते हैं। यतेंद्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष जो है आयोग के अनुसार हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1996 में। तो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1995 में भूरिया समिति द्वारा द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल जो है प्रस्तुत किया गया था। तो उसी की रिकमेंडेशन पर ये कानून पारित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी? तो जाति विरोधी आंदोलन से ज्योतिबा फूले जो है संबंधित थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी? तो ये कारनामा किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी प्रथम राष्ट्रीय अंतरिम सरकार की घोषणा? तो 14 अगस्त 1946 को की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से सूची मिलान वाला क्वेश्चन है। तो हम सूची मिलान वाले क्वेश्चन के हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, जिससे हमारा राइट आंसर याद रहे। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। भारतीय मजदूर संघ, जो इसका संबंध था भारतीय जनता पार्टी से था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालाक्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्या है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र। दूसरा दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य। तीसरा दिया हुआ है नागरिकता। चौथा दिया है राज्य की नैतिक निर्देशक तत्व। तो संविधान में कैसे दिया गया है, तो उसी के अनुसार इसको लगाना है। तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसके अनुसार हमारा कूट जो है वो ए सही हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट शुरू हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया हुआ है इसमें, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो इसका कथन ए भी सही है और कारण भी सही है। और जो कारण है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची मिलान वाला हमारा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं सीधा राइट क्वेश्चन। तो तृतीय सूची में हमारा क्या दिया गया है? तृतीय सूची में दिया गया है जो इधर की साइड दिया है दूसरे नंबर पे, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में है हमारा सीटों का बंटवारा।
तो राज्य विधान परिषदों में स्थानों का बंटवारा है। 7वीं सूची में है हमारा, 8वीं सूची में भाषाएं और 7वीं सूची में है जो विषय दिए हैं उनका बंटवारा है। तो संसद और विधान राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले विधियों के विषय की सूची जो है हमारी 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो कूट के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख लेते हैं एक बार और। तृतीय सूची जो है वो हमारी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। 7वीं अनुसूची जो है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय की सूची है। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। तो 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये कमेटी दी है और इनको सही करके लगाना है और इसी के हिसाब से ऑप्शन चुनना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता जो समिति है उसका गठन किया गया था 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। LM सिंघवी का समिति का संगठन किया गया था 1986 में। और PK थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सीटों का देखना है कि किसमें कितनी सीटें हैं। तो इसमें लिखा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो गोवा में 40 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 70 सीट है, बिल्कुल सही है। मणिपुर में 62 सीट है। मणिपुर में 60 सीट है, तो ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो है 403 सीटें हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो मणिपुर में जो है 60 सीटें हैं, तो इसको आपको याद रखना है और एक कॉपी पे अलग से नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई राज्य दे देंगे और सीटें दे देंगी, तो यहाँ पे गलत होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। 51वां हमारा सवाल है, किस किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो किस वाद में प्रतिपादित की गई थी, तो ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मूल संरचना की अवधारणा जो है विकसित हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए आपको मौलिक कर्तव्यों को बिल्कुल रट के रखना है, क्योंकि इसमें कई मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बिल्कुल समांतर रखते हैं, तो आपको इसी प्रकार रट के रखना है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना हमारा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये हमारा जो है 49वें अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का मौलिक अधिकार शिक्षा का मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। तो कब सम्मिलित किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको भारत के संविधान में एक आर्टिकल के रूप में जगह मिल गई थी, और वो आर्टिकल है अनुच्छेद 21A। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची मिलान वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर्स की वजह से न्यूज़ में आ गया था, क्योंकि तभी पिछले वर्ष इन सभी राज्यों में चुनाव हुए थे, तो उनके जो निर्वाचित अध्यक्ष थे तो उनको पूछ लिया गया था। तो इस बार जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है इलेक्शन और जो हमारा गुजरात में हुआ है, तो हमको उनके जो है नवीनतम जो निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको याद करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। जो रमेश तावड़कर हैं वो गोवा से संबंधित हैं, और जो हमारे कुलतार सिंह संधवान हैं वो पंजाब के जो निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष हैं। टी सत्यव्रत सिंह जो है मणिपुर के हैं। रितु खंडूरी भूषण जो है उत्तराखंड से हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट आ चुका है, तो इसको भी चलो देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आय निर्धनता जो मानव जीवन गुणवत्ता की आवश्यकता में कमी के कारण बढ़ती है। मानव निर्धनता वह है जो मनुष्य के सम्मानपूर्ण जीवन जीने से उन्हें वंचित करता है। तो आय निर्धनता क्या है, जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकता में कमी के कारण बढ़ती है। और मानव निर्धनता क्या है, जो मनुष्य के सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें वंचित करती है। तो
59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 59वां क्वेश्चन है हमारा, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षा करती है, तो कौन करती है? लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है, तो कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। तो 61वां क्वेश्चन चलो देख लेते हैं अपना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो राइट आंसर देख लेते हैं। एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है वो हरित क्रांति से है। एल के झा का जो संबंध है वो आर्थिक प्रशासन सुधार से है। वर्गीज कुरियन का जो संबंध है वो दुग्ध क्रांति से है। मोरारजी देसाई जी का जो संबंध है वो सामाजिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण बढ़ाने से है। तो चलिए स्टार्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी जो गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया था आयोग के द्वारा, मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जबकि 2022 सूचकांक जो है जब तक लागू भी पूछा भी नहीं गया था। तो देख लेते हैं एक बार इसका राइट आंसर कहाँ गया। हाँ ये रहा। तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड है, आयोग इसका कौन सा आंसर मानेगा। आयोग ने इसका डी आंसर को सही माना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जबकि ये क्वेश्चन गलत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? द माल्थुसियन थ्योरी ये जनसंख्या से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जो है हमारी जनसांख्यिकी लाभांश कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कार्यक्रम दिए हैं और उनको उनके कब ये लॉन्च किए गए थे उससे मिलान करना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया था? 2005 में किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 1999 में की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2001 में इसका आरंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। किस उत्पाद को इको मार्क का दर्जा दिया जाता है? इको मार्क किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण से मित्रवत होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए आपको इन चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि सवाल में पूछा क्या गया है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ऐसे ही जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो 11वीं लोकसभा थी वो 1996 में प्रारंभ हुई थी। 7वीं जो हुई थी 1980 में हुई थी। और 13वीं जो हुई थी 1999 में हुई थी। और 9वीं जो है 1989 में हुई थी। तो अपना देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन बी था 7वीं वो 1980 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68वां हमारा क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछा है कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर देख लेते हैं अपना। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है हमारा ठीक हो जाएंगे। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं और विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधानों प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 ठीक हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? तो LBS क्या है? लीडिंग बैंकिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो गया था हमारा लीडिंग बैंकिंग सिस्टम, अग्रणी बैंकिंग योजना इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका राइट आंसर सीधा देख लेते हैं क्या है। गोल्डन क्रांति जो है वो बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति क्या है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति है हमारी तिलहन उत्पादन से, और काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विकल्प ए और विकल्प 2 दोनों सही है। तो इस बार देखो आयोग ने क्या किया था, मोस्टली क्या होता था ऑप्शन सी पे 1 और 2 सही मिलते थे। इस बार हमें देखने को मिला कि आयोग ने चालाकी दिखा के ना तो 1 ना तो 2 ये ऑप्शन सी के जगह दे दिया था और ऑप्शन ए पे दे दिया था 1 और 2 दोनों सही। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रख के चलना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72वां हमारा सवाल है, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण है राजनीतिक रूप से यह यहाँ लक्ष्य वेतन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वां हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो ये बिहार में है।
चीन श्रृंखला कहाँ है? मणिपुर में है। धोसी कहाँ है? हरियाणा में है। बिल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में है। देखिए आप इस तरीके से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते थे कि चीन ऐसा नाम हमारा नॉर्थ ईस्ट में या हिमालयन जो रीजन है उसमें ही मिल सकती हैं ऐसी पहाड़ियाँ। तो इससे हम पकड़ सकते थे कि मणिपुर होना चाहिए चीन का। तो हम दो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते थे कि सी का जो है वो हमारा हो जाएगा सेकंड। तो इसी से देखो ऑप्शन निकल जा रहा था। अगर हम सी का मणिपुर पकड़ लेते तो इसी से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और ऐसे ही पकड़ना होता है, सब चीज़ की जानकारी आप याद नहीं रख सकते, ऐसे ही पकड़ना होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बालको जो है वो कोरबा में स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ में है। इंडल जो है हमारा हीराकुंड उड़ीसा में है। ऑप्शन सी जो कि गलत ऑप्शन दिया हुआ था, मालको जो है वो मेट्टर में है तमिलनाडु में, ना कि हमारा चेन्नई में। और जो इंडालको है वो है हमारी रेणुकूट में उत्तर प्रदेश में। तो इन सबको याद कर लेना है अच्छे से, एक दो बार वीडियो अगर आप देखते हैं तो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ये हमारा जो है लोकटक झील में अवस्थित है। 76वां हमारा क्वेश्चन है सूची मिलान वाला। प्रशांत सागर में हमारी मरियाना ग्रंथ है, और जो आर्कटिक सागर है उसमें हमारी मोलोय ग्रंथ है, और जो हिंद महासागर में वो सुंडा ग्रंथ है, और जो अटलांटिक महासागर में है वो प्यूटो रिको ग्रंथ है। कथन कारण वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77वें नंबर पे है हमारा, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? इसका कारण बताया जा रहा है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रत्येक अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा, और जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिलान वाला क्वेश्चन है, मानस जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो असम में पड़ता है, सुंदरबन जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नंदा देवी जो है प्रेजेंट उत्तराखंड में पड़ता है, और पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यह है खनिज तेल का। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना 80वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 80वां क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो जो जलप्रपात है, दूध सागर जो है वो गोवा में है, बरकाना जो है कर्नाटक में है, खंडाधार जो है उड़ीसा में है, और पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो जलप्रपात जो है उनकी अवस्थिति बतानी थी। दूध सागर जो है वो गोवा में है, बरकाना जो है वो कर्नाटक में है, खंडाधार जो है उड़ीसा में, और पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बसरा। तो एक बार और पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो बसरा जो है इसका भाग नहीं है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? खंबात की खाड़ी है। तो भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र जो है खंबात की खाड़ी है। 83वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो महानदी जो है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही हमारे से पूछा, एक तरफ जनजाति दी है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। तो जनजाति, ये वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं तो इनको रट लेना होगा पूरा। तो खारिया जनजाति जो है वो उड़ीसा और झारखंड की है, कुकी जो है पूर्वोत्तर राज्यों की है, यान्ती जो है वो आंध्र प्रदेश की है, और पालीयान जो है वो केरल में जनजाति हमारी पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन कारण हमारा क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है और इसके कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है? तो अगर हम देख लेते हैं कि हमारी जो अन्नामलाई की पहाड़ी है वो दक्षिण में स्थित है, तो हम ऑप्शन थर्ड को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने राइट आंसर ऑप्शन बी पर पहुंच सकते थे, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। तो बी जो हमारा राइट ऑप्शन है कि केवल वन और केवल टू सही है। तो 96 है चो आओ और लोहत से जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87वां हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन जिनमें कारण और कथन वाला क्वेश्चन है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, उत्तरी चिली का इंडीज क्षेत्र और फिर भी तांबा विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो जो चिली है वो विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक है, और जो इंडीज क्षेत्र है उसमें इसके विशालतम निक्षेप पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधा सिंपल सा सवाल था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है हमारा आयोग के द्वारा इसका ऑप्शन बनाया गया है तुर्कमेनिस्तान। वैसे जो काराकुम है वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल दोनों में फैला हुआ है, पर आयोग ने इसका उत्तर माना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है। जो भारत है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है।
ऑप्शन बी है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन सही है। और कर्क रेखा जो है देश को बीच से गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो हमारा बी और सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड जो है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन, यह 3 देशों में विभाजित है और इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी निक्षेप से के द्वारा हुई है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला ऑप्शन सही है, जो बोर्नियो द्वीप है वो 3 देशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पवलक अधिकतर अधिकार में वृद्धि करते हैं। लिम्नेट क्षेत्र जो है वो पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी इन दोनों की सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची मिलान वाला क्वेश्चन है। जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में पूछा गया। तो सतत विकास लक्ष्य जो 10वां है वो असमानताओं में कमी की बात करता है। 13वां जो है वो जलवायु कार्रवाई की बात करता है। 14वां जो है जल के नीचे जीवन की बात करता है। और 15वां जो हमारा लक्ष्य है भूमि पर जीवन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना 94वां हमारा क्वेश्चन है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आसान क्वेश्चन था बहुत। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट ए। ये भी पूछ सकता है कि भाई जो रूर क्षेत्र है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो कोयला के लिए जो रूर क्षेत्र है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है? एक स्थल रूप देश कौन सा है हमारा? तो बोलीविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची मिलान वाला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हम देख लेंगे। ओसाका जो है वो सूती वस्त्र से संबंधित है। डेट्रॉइट जो है मोटर वाहन। क्यूबा जो है सिगार बनाने के लिए फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस में वो पौध निर्माण के लिए। और पीटर्सबर्ग जो यूएसए में है वो लोह और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। परास्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन स्थिति की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक जाति का एक अलग स्थान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो करंट अफेयर्स है। तो देखिए करंट अफेयर्स जो है हमारा रिपीट नहीं होता, तो हम इनको इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, करंट अफेयर्स वाले को। तो चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हाँ ये देखो, ये करंट अफेयर्स का नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसका गठन जो हुआ था 1984 में हुआ था। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ था। तेलुगु देशम पार्टी का गठन जो है 1982 में हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन है 1958 में हुआ था। तो इसके अनुसार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं हम ये देखिए मार्च जनवरी और ये सब। 108वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तोल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विकल्प ए और विकल्प दो दोनों सही हैं। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इनको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होते। हालांकि उन पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे करंट अफेयर्स हमारा खत्म हो रहा है। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने 124वें सवाल से स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन जो धार्मिक समूह है उसका सर्वाधिक भाग नगरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्रियों में से किसने रूरल अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया था? तो किसने बताया था? गोविंद सदाशिव धुरिये, GS धुरिये ने यह जो सिद्धांत है ये बताया था। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी। और 126वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 127वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस है जो है वो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण को पानी के लिए संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो कौन सी है? हरियाली जो परियोजना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विशेष में देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कौन सा किया गया था? कतनिया घाट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमेठी जो है वो मंजू के उत्पाद से संबंधित है। बागपत जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो बागपत का संबंध है वो है सजावटी सामान से, ना कि लकड़ी के खिलौने से। लकड़ी का खिलौने कहाँ मिलते हैं? तो चित्रकूट में मिलते हैं। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए फेमस है। आगरा जो है वो चर्म उत्पाद के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के अनुसार इसको हो जाएगा कि भाई सबसे जो ज़्यादा है वो है कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। तो ये याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश के पेपर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश दिवस तो याद ही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बदुआ, ये जो है बिहार में पड़ता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। बाकी तीन जो है अड़वा, अरोरा, बघेलखंड, ये उत्तर प्रदेश के बांध है।
विविध में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए सही पूछा है, सही, तो ये आपको ध्यान रखिए, बहुत पढ़ना है। तो जो केरल है वो रबड़ के उत्पादन के लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था, तो उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन था, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली यह वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो इसके दोनों ऑप्शन सही थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ऑप्शन 37वां है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो कौन थे, बहुत पूछी हुई किताब है सत्यशोधक समाज जो है, ज्योतिबा फुले। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। देखिए ये की तो गई थी 1920 में, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो आयोग द्वारा बताया गया था तो वो ऑप्शन सी है, 2021 और 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है। तो ऑप्शन डी, संपूर्ण वायरस का टीका है। सिनोवैक क्या है, संपूर्ण वायरस का टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूची मिलान वाला है। जो रामानुजम है वो विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, माधवाचार्य द्वैत से, निम्बार्क द्वैत द्वैत से, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, तो 5 अक्टूबर को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो कहाँ पे करने जा रहा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जामनगर भारत में। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन था। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन था, पिछले ही वर्ष ये पूछा गया था 2021 में, 2022 में फिर से पूछ लिया था। तो ये याद रखना है, रागमाला जो है पुंडरीक विठल जी की है, रसकुमोदी जो है वो श्रीकंठ की है, राग विवोद जो है वो सोमनाथ की है, और चतुर्दंडी जो प्रकाशिका है वो वेंकट माखिन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। तो मार्क वेंड हे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क वेंड हे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पहचान बतानी है, शिव का जो संबंध है वो त्रिशूल से है, विष्णु चक्र का है, सरस्वती वीणा बजाती हैं, और जो गणेश जी हैं उनका संबंध है रस्सी का फंदा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा तो कहाँ पर किया गया था, कोचीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सूची का है। तो 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो किसको किया गया है, ऑप्शन डी, तीन मूर्ति भवन को। लास्ट हमारा क्वेश्चन है सूची मिलान वाला, कौन सा कथन सही है ये बताना था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है, सनातन धर्म दक्षिणी सभा जो है कलकत्ता में थी। सारे देख लेते हैं। भारत धर्म महामंडल जो है हरिद्वार में है, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, और सनातन धर्म दक्षिणी सभा जो है कलकत्ता में। तो यहाँ पे हमारा ये 2022 वाला पेपर पूरा होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।